सेल से निकाले कि इस सेल से निकाले कि इस सेल, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे जैसे देगा मैग्नीशियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। बॉन्ड बनाने से एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, लैटिस एनर्जी। अरे यार होता है ना सब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में क्या है, वीकली हेल्ड है न्यूक्लियस। आयनिक कंपाउंड किसी प्रकार का आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। हेलो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहिए। कल मैंने आपको पढ़ाया था बॉन्डिंग के बारे में, थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया था और कितनी प्रकार की बॉन्डिंग होती है केमिस्ट्री में उसको मैंने पूरे कैटेगराइज किया था। ठीक है, और मैंने कॉज ऑफ बॉन्डिंग को भी समझाया था। तो आज उसमें हम एक बॉन्डिंग को पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है आयनिक बॉन्ड। उसका क्या नाम है? आयनिक बॉन्ड, या उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इनकी क्या रिएक्शंस है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे और इनकी क्या कंडीशन है आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने की, ये सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए अपने कॉपी में, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जनरली जो आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं वो हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल के बीच फॉर्म होते हैं। किसके बीच फॉर्म होते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच फॉर्म होते हैं। यानी इट फॉर्म्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जानते होंगे मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए एनायन बनाते हैं। और ये क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। इतनी तो आपको बात आती होगी। और और क्या कर सकते हैं इसमें? मेटल इसमें लिख सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल मिलके क्या बनाते हैं आपके? आयनिक बॉन्ड। क्या बनाते हैं आपके? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं आप लोगों को मालूम होगा? ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? ये बॉन्ड मैंने कल बताया भी था, शॉर्ट में मैंने आपको रिवीजन भी कराया था कि ये बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इट फॉर्म्स कंप्लीट, पूरी तरीके से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कल बताया था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड बनते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये सारी चीज मैंने कल बता दी थी। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं और एग्जांपल सोचूं NaCl के बारे में। NaCl एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है, आपने बचपन से पढ़ता आया होगा कि सोडियम क्लोराइड, इसको नमक बोलते हैं। ये क्या होता है? एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है। ये कैसे फॉर्म हुआ होगा? तो देखिए, इसमें कितने आपके एटम प्रेजेंट हैं? एक आपका सोडियम का एटम है और एक कौन सा एटम है आपका? क्लोरीन का। तो सोडियम एटम को अगर हम गैसियस स्टेट में माने तो गैसियस स्टेट में सोडियम एक प्रकार क्या है आपका? मेटल है। क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल। और मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए सोडियम पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये भी सोडियम किस में रहेगा? भी गैसियस स्टेट में ही रहेगा। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसका? 2,8,1। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो अब क्या बचेगा कॉन्फ़िगरेशन? 2,8। क्या बना? 2,8। अब इसकी बात करूं Cl की,
तो अब जो Cl होगा क्लोरीन, जो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्या किए हैं, डोनेट किए हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन। और क्लोरीन आपका क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी गैसीय स्टेट में मानेंगे क्लोरीन को, क्योंकि गैसीय स्टेट में ही ये इलेक्ट्रॉन अपना दे पाएंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,7, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,8। ध्यान से देखिए कि ये Na प्लस और Cl माइनस दोनों क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि ये नियॉन की स्टेबिलिटी को पा चुका है और ये आर्गन की स्टेबिलिटी को पा चुका है। अब ये दोनों के दोनों स्यूडो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, स्यूडो नोबल गैस बन चुके हैं। अब ये दोनों स्टेबल हो गए। अब दोनों स्टेबल हो गए, तो आखिर में दोनों चीज अगर स्टेबल हो गई तो कैसे ये रिएक्ट करके ये NaCl का फॉर्मेशन किया। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि गैसियस स्टेट में कोई भी चीज होती है तो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। गैसियस स्टेट में कोई भी चीज क्या होती है, अनस्टेबल होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर क्या, गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तो उनका वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। तो इसीलिए जो इसका कैटायन और एनायन है, ये गैसियस स्टेट में होने के कारण ये क्या है, फ्री है। क्या है, फ्री है। तो क्या करेगा, ये Na प्लस और Cl माइनस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, अपोजिट चार्जेस हैं। कैसे हैं, अपोजिट चार्जेस। जब जब अपोजिट चार्जेस मिलते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ये सोडियम और ये क्लोरीन एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और इसी बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बना है टोटली इंटरेक्शन से बना है। किससे बना है, टोटली इंटरेक्शन से फॉर्म हुआ है। यहां तक मामला आप लोग क्लियर है कि ना, जल्दी बताइए, क्लियर होना चाहिए। टोटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। किससे क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड। और ये जो आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है, ये जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, ये आयनिक बॉन्ड क्या है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है क्योंकि देखिए ये अनस्टेबल था गैसीय स्टेट होने का। अब जो ये NaCl बना, अब जो यहाँ पे NaCl बना वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, स्टेबल हो गया। अब जो आयनिक बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में, सबसे उससे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फॉर्म होते हैं। आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा आपने, कि अगर दो चार्जेस होते हैं, एक चार्ज आप यहाँ पे कंसीडर करते हो Q1 और एक चार्ज यहाँ पे कंसीडर करते हो Q2, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस आप मान लेते हो R। क्या मान लेते हो, R। पढ़े होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फिजिक्स में, दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, दोनों चार्जेस अपोजिट हैं तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। जाहिर सी बात आपने देखा होगा। तो लगने वाला जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स होता है K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। क्या होता है, K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब देखिए ये जो NaCl है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ही कम है। ये आयन के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। जब डिस्टेंस बहुत ही कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज्यादा होगा, और इसके कारण आयनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए आयनिक बॉन्ड और अन्य बॉन्डों के कंपैरिजन में क्या होते हैं, हाईली स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हाईली स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपको आनी चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मामला समझ में आया।
अब थोड़ा बहुत देखते हैं कि NaCl को थोड़ा बहुत हम जोड़ते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। किससे जोड़ते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से जोड़ लें कि NaCl कैसे फॉर्म होता है। आगे चलकर हम मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे एक अलग से सेशन लूंगा, उस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे। लेकिन तब तक के लिए हम जानते हैं कि NaCl और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है MgCl2, AlCl3, ये कैसे फॉर्म होते हैं लुईस के थ्योरी के अनुसार। ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत हम समझते हैं। इसको रेज करते हैं, तब यहाँ तो सही है ना यहाँ तक? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछ लेना, कोई बात नहीं, पीछे बैठ कर पढ़ रहे हो ना तो पूछ लेना। अब भाई नहीं समझ में आता तो हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ एक ही चीज है तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के लिए हाई स्कूल में भी आप लोग पढ़ लिया होगा, NaCl को लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, कैसे बनेगा? अभी पढ़े हो कि ये सोडियम होता है, और देखो सोडियम का क्या लिखते हैं 2,8,1, और ये क्लोरीन होता है, इसको लिखते हैं 2,8,7। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो Na प्लस बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो Cl माइनस बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2,8, और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,8। ठीक है, हमें क्लियर है? क्या होगा इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कभी भी बॉन्डिंग के लिए या इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं या डोनेट किए जाते हैं तो हमेशा वैलेंस शेल से किए जाते हैं। किसे किए जाते हैं? वैलेंस शेल से, और उस वैलेंस शेल को आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। हमें क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। तो इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, जो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और देखते हैं अब जब भी बॉन्डिंग कराते हैं, जब भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एटम, तो उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। तो सोडियम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे, ये सोडियम का है, और ये क्लोरीन का है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम स्टार से दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है अभी? 2,8,1, इसका है 2,8,7। अब ये क्या करेगा? सोडियम के पास 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 2। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, किसको? क्लोराइड आयन को, या तो ये उल्टे में क्लोराइड आयन से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में एनर्जी कम खर्च होगी, और 7 इलेक्ट्रॉन को लेने में एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ यार, ये मेटल है और हमेशा इलेक्ट्रॉन देने के लिए जानते हैं। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये अपने क्लोरीन को देगा। जब क्लोरीन को देगा तो क्या बन जाएगा? Na+, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बन जाएगा Cl-। क्या बन जाएगा? Cl-। अब इनके बीच में फिर क्या हो जाएगा? चार्जेस आ गए। जब 2 चार्जेस आपस में दिखाते हैं, अगल बगल दिखाई देते हैं, तो इनके बीच में फिर से क्या होगा? अट्रैक्शन मिलेगा, और अट्रैक्शन से क्या बन जाएगा आपका? NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ से सोडियम के इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन पे क्या हुआ है? कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। यानी ये जो बॉन्ड बना है, ये जो इलेक्ट्रॉन गए हैं क्या हुए हैं? कंप्लीट ट्रांसफर से गए हैं। किसे बने? कंप्लीट ट्रांसफर से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या है? ये NaCl का फॉर्मेशन हुआ है। और कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कैसे फॉर्म होता है MgCl2। बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम मेटल है, जाहिर सी बात है। क्लोरीन क्या है आपका? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है।
तो क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है 2,8,2। अरे 12 होता है ना मैग्नीशियम का, तो केवल मैंने पढ़े हो 2,8,2। और ये क्लोरीन है, दो क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन आइडेंटिकल है, तो लिख देंगे कितना इसका 2,8,7। ठीक है, लिख सकते हैं। और इसको बनाते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम लिखेंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दो, यहाँ पे 2 क्लोरीन लिख दो और इसके 7 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखा, क्योंकि इसका वैलेंस शेल ये है और इसका वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ये है, दिखा दो। कितना आसान है, सब पढ़ के आया यार। अब क्या करेगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा, यानी कन्फ्यूजन देखोगे ना अभी 2,8,7, इसका भी देखो 2,8,7, इसका देखो 2,8,2। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे जैसे देगा तो मैग्नीशियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस क्लोरीन को, तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो इसको जब डोनेट किया तो एक चार्ज और आएगा, इसलिए Mg पे क्या आएगा 2+, क्या आएगा 2+, यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या हो गए, निकल गए, यानी यहाँ बन जाएगा Mg2+, और दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले आए तो बन जाएगा 2Cl-, फिर इनके बीच में जो अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा वो बन जाएगा MgCl2। क्या बन गया MgCl2। समझ में आया, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। और ये दोनों के दोनों कंपाउंड कैसे हैं, आयनिक है, कैसे हैं, आयनिक है। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मिटा देते हैं। अब पढ़ते हैं कि आयनिक बॉन्ड किन किन कंडीशन में फॉर्म हो। कंडीशन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए, कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए, देखते हैं। पहला है आपका आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पढ़े हुए अपने पीरियोडिक में, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी, बोले तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कोई यहाँ पे एक मेटल है, कोई एक मेटल, मेटल गैसियस स्टेट में है। अब ये मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बनेगा, मेटल पे आएगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस मेटल में से जो ये इलेक्ट्रॉन निकला और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हुई है, रिक्वायर्ड हुई है, ठीक है, इस मेटल को, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। जितना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, मतलब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम है, उतना ही बेटर होगा इस कैटायनिक पार्ट के लिए। यानी यहाँ पे जो एनर्जी आई इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आई से दिखाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को, और ये कैसी होनी चाहिए आपकी, मिनिमम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी देंगे तो अच्छी बात है ना, अब ज़्यादा एनर्जी देंगे तो कहाँ से हो पाएगी, तो मिनिमम एनर्जी क्या होगी आपकी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इस मेटल के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी में लिख दूं यहाँ पे, डिफिनेशन में लिख दूं, और तो लिखूंगा अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड, टू रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रॉन, टू रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन to remove an isolated gaseous atom, gaseous atom।
यानी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रॉन टू रिमूव एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, वो या फिर क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे हैं, जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाऊं, ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का अराउंड क्या होते हैं, सेल होते हैं। क्या होते हैं, सेल होते हैं। और इस सेल में क्या प्रेजेंट होता है, आपके इलेक्ट्रॉन। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ। अब हमको बताइए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले, इस सेल से निकाले कि इस सेल से निकाले कि इस सेल से निकाले, किस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में मिनिमम एनर्जी खर्च होगी, और किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है। जाहिर सी बात है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है, क्योंकि ये सेल जो होता है ये क्या आपका वैलेंस सेल है। क्या है, वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल से ही इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि देखिए ये न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में आपको एनर्जी ज्यादा देनी होगी, और उतनी एनर्जी आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं होती है, आपके सराउंडिंग में अवेलेबल नहीं है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन ना ही इस सेल से निकाले जाएंगे, ना ही इस सेल से निकाले जाएंगे। किस सेल से निकाले जाएंगे, वैलेंस सेल से निकाले जाएंगे। अरे यार जाहिर सी बात है, देखो अगर इस सेल से और इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस माने तो मान लेते हैं R1 है। क्या है, R1 है। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस माने तो मान ले R2 है, और यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस मान ले ये क्या है, आपकी R3 है। क्या है, R3 है। तो अगर डिस्टेंस लिखूं तो R3 सबसे ज्यादा होगा, फिर R2, फिर R1 होगा। होगा ना, होगा। अब पढ़े हो फार्मूला, क्या क्या फार्मूला पढ़े हो, F इक्वल टू पढ़े हो K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, आसान होगा। तो देखो न्यूक्लियस से इस वैलेंस सेल के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। R1 R2 के कंपेरिजन में R3 का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। जब R3 डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया यानी न्यूक्लियस का जो फोर्स लगने वाला इस इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो गया, वीक हो गया। जब वीक हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आसानी से बाहर चला जाएगा, थोड़ा सा ही एनर्जी पाने पर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वीकली हेल्ड है न्यूक्लियस से। यहाँ का मामला क्लियर है। ये होती है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, और कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड में कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अब बात करते हैं किसकी हम, अब इसमें भी कंपेरिजन कर लें आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेरिजन करें तो जैसे मैं ले लूँ सोडियम मैग्नीशियम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सोडियम, सॉरी सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। इसका कैटायन बनाया तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज, इसका बनाया तो 2 और इस पे बनाए तो 3+ आएगा। अब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, इसकी भी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी। किसकी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, लेफ्ट टू राइट जाने पर, आपने ट्रेंड पढ़ा होगा पीरियोडिक में, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना यानी साइज कंपेरेटिवली क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, मुश्किल होता है। क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसलिए बोलते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। यानी यहां से लिख सकते हैं अगर लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी होगा तो क्या होगा, लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी होगा तो क्या होगा, कैटायंस, कैटायंस फॉर्म्स, कैटायंस फॉर्म्स स्टेबल।
कैटायंस फॉर्म स्टेबल्स, कैटायंस फॉर्म स्टेबल। ठीक है, तो इसलिए अगर इसका ट्रेंड लिखूं तो क्या लिखूंगा, इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका सबसे कम किसका होगा, एल्युमिनियम 3+ का। ठीक है, दूसरा क्या होता है फैक्टर अपना, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या होगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करें, जैसे कोई हम ले लेते हैं यक्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें, जो मेटल दिया इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, ये एक्स माइनस, क्या बन जाएगा, एक्स माइनस। अब एक्स माइनस बना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज्ड होगी। इसमें एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब्ड हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, और इसमें एनर्जी रिलीज्ड हुई है। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज्ड हुई है, तो ये बनेगा एक्स माइनस, प्लस में एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी रिलीज्ड हो जाएगी। और ये एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज्ड होगी, ठीक है, ये एनर्जी जितना ज़्यादा रिलीज्ड होगा, ये एनायन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। ये एनायन उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। एनर्जी रिलीज कैसे होना चाहिए, मैक्सिमम, कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी तो ये बनने वाला एनायन क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ग्रेटर, यहाँ से एक टर्म आता है, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, greater the electron affinity, anions are more stable। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा, एनायन उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। ये दोनों आपके क्या थे, इसके फैक्टर थे। क्या थे, फैक्टर थे। अब ये बनने वाला केटायन और एनायन, बनने वाला ये केटायन, ये आपका केटायन, और ये एनायन, बनने वाला ये केटायन और ये एनायन, दोनों के दोनों क्या हो गए, अब तो स्टेबल हो गए। लेकिन किस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में। किस पे फॉर्म है, ये गैसियस फॉर्म में। तो गैसियस फॉर्म होने के कारण ये आयंस क्या है, फ्री है मूव करने के लिए, इधर उधर फ्री है ना मूव करने के लिए सराउंडिंग में। तो एक दूसरे के जब संपर्क में आएंगे तो ये कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके क्या बनाएंगे, अगर M+ और X- कंबाइन का क्या बनाएगा, Mx का क्या बना देगा, आयोनिक कंपाउंड। क्या बना देगा, ये आयोनिक कंपाउंड बना देगा। और ये आयनिक कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये क्या होगा, स्टेबल होगा। इन दोनों से कंपेरिजन में और ज्यादा स्टेबल बन जाएगा ये Mx, बन जाएगा स्टेबल। अब ये जो आयनिक कंपाउंड बना, जब स्टेबिलिटी हुई, तो आपने मैंने पढ़ाया था कि लोग बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इनके बीच इंटरेक्शन क्यों होता है, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनाने से एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जब एनर्जी जब डिक्रीज होती है ना, तो सिस्टम या बोले तो जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो कंपाउंड होता है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। तो मैंने कल ये रिलेशन पढ़ाया था आपको, मैंने कल ये रिलेशन बता चुका हूँ, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एनर्जी। एनर्जी जितनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। मैंने कल बता दिया, यानी ये स्टेबल हुआ, ये स्टेबल हुआ तो ये क्या किया, अपना एनर्जी रिलीज किया। एनर्जी क्या हुई है, रिलीज्ड हुई है। जब एनर्जी रिलीज्ड हुई है तो क्या होगा, ये स्टेबल होगा। ये एनर्जी रिलीज हुई तो कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम। जाहिर सी बात है, कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दे, मैक्सिमम, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से बता दो, जो ये Mx बना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल।
तो यहीं से एक नया टर्म अब जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी की डिफिनेशन ये देते हैं कि अगर कोई भी गैसियस कैटायन या गैसियस एनायन, जब कोई गैसियस कैटायन या गैसियस एनायन आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो जो उससे एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। या एक अदर लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि एक मोल क्रिस्टल, एक मोल आयनिक क्रिस्टल बनने में, एक मोल आयनिक क्रिस्टल बनने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। ये थे आपके क्या? कंडीशन टू फॉर्म ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इन कंडीशनों में क्या होते हैं? फॉर्म होती है। अब आपकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस किस पे ये डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी, इसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम लोग पढ़ते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब हम जानेंगे कि आयनिक बॉन्ड के या इलेक्ट्रो बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखते हैं। तो पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं इसको रेज कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक चीज छूट गई है बीच में, उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान लेते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, थोड़ा इसको थोड़ा दिमाग उड़ा लें, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी जब कोई भी आयनिक कंपाउंड, जब कोई भी आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, तो दूसरा क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो जो भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो उसमें जो भी लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी आप लिख सकते हैं लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, हम आयनिक बॉन्ड। ठीक है, हम आयनिक बॉन्ड यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे से कौन से लिख दूं मैं? जैसे सोडियम है, जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट ग्रुप की यानी ग्रुप फर्स्ट की बात करूं तो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से लोग होते हैं? कौन कौन से ग्रुप में लोग होते हैं? आपका होता है लिथियम, उसके नीचे आपका होता है सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, ये लोग होते हैं ग्रुप में। इनकी सबकी बात करें तो ये क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं? ये एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? एक होती है। अब ग्रुप टू की बात कर लूं, ग्रुप टू की, तो ग्रुप टू में कौन कौन से आप लोग आते हैं? कौन कौन से लोग आते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये लोग आते हैं। ये दो दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? दो होती है। ग्रुप 13 की बात करें, 13 की, तो 13 में कौन कौन से आते हैं? अल्युमिनियम, ठीक है, गैलियम, ये सारे लोग आते हैं। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है आपकी?
3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। इसको नीचे लिखता हूँ ऐसे, यहाँ पे अल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो कितनी होगी? 3 होगी। ग्रुप 14 की बात करें, ग्रुप 14 किसका परिवार है? कार्बन फैमिली है। और कार्बन फैमिली कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो ऑलवेज कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इनमें कोवैलेंसी की, इनमें इलेक्ट्रोवैलेंसी की तो चर्चा नहीं की जाएगी, इनकी वैलेंसी और कोवैलेंसी की चर्चा की जाती है, ठीक है ना। इनमें इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं दिखी जाएगी, इसमें किस पर इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होगी। अब इस पर आते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 कौन होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऐसे लोग चलते हैं। तो इनकी भी कितनी होती है? कितनी होती है? इनके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। इनकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3। और भी ग्रुप 16 की बात करें, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, इसकी कौन सी फैमिली होती है? ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, ये सब के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं नोबेल गैस की स्टेबिलिटी के लिए। तो ये क्या हो जाएंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ग्रुप 17 की बात करें, हैलोजन फैमिली की, तो ये होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लोग होते हैं। इनके बैलेंस में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे यार होते हैं ना 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में, तो बैलेंस में जब इनके 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो यहाँ से आपने इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट जान लिया, कैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालते हैं। बीच के जो लोग बच गए जिनको मैंने छोड़ दिया, वो लोग थे कौन से? डी ब्लॉक वाले लोग थे। कौन से थे? डी ब्लॉक के एलिमेंट थे। और डी ब्लॉक के एलिमेंट इलेक्ट्रोवैलेंसी शो नहीं करते हैं, ये अपनी वेरिएबल वैलेंसी के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो कॉपर होता है, जो कॉपर है, कई बार वो +1 दिखाता है, कई बार +2 दिखाता है। वो डिपेंड करता है कि किसके साथ जुड़ेगा तो +1 में जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा तो +2 में जाएगा। आयरन होता है, कभी कभी आयरन +2 में होता है, +3 में होता है, तो इसका नाम आप बोलते हो क्या? फेरस का नाम बोल देते हो फेरिक आयन, इसको बोलते हैं क्यूप्रस आयन, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। ऐसे सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये था कोवैलेंसी। क्या थी? कोवैलेंसी, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाए या दिए जाए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, वो सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? कोवैलेंसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोवैलेंसी कहलाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। ये चीज छूट गई थी तो मैंने सोचा बता दूं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, पहले इनकी प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, आयनिक बॉन्ड से बने जो भी कंपाउंड होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? इट एग्जिस्ट ये रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म, जैसे NaCl हो गया, MgCl2, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी होती है फिजिकल स्टेट। क्यों सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? थ्रू हाई होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इनके मॉलिक्यूल पास होते हैं, और इनके मॉलिक्यूल पास होने के कारण इनके बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, बहुत ही कम होता है इनके बीच इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है? इनकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? कोवैलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूलों की कंपैरिजन में क्या होती है?
बहुत ज़्यादा होती है, थ्रू हाई होती है। क्यों? उनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। फिर वही रीजन है, क्योंकि इनके बॉन्ड जो होते हैं, इनके जो क्रिस्टल होते हैं, इनके बीच में इनके एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण इनके मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत होती है। बॉयल करने में इनको ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? इसलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। हाईली हाई हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है, थ्रू हाई होती है, ठीक है। अब इन किसकी बात करें? इनकी बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। अब इसकी बात करते हैं कंडक्टिविटी की। किसकी बात करें? कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी की बात करें, इन जनरल जो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं आपके आयनिक कंपाउंड, जो भी आयनिक कंपाउंड आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे उनके आयंस फ्री नहीं होते हैं, मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। जब आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे, जब आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। जब चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा तो उसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। इसलिए वो किसका काम करते हैं उस समय? इंसुलेटर का काम करते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो इन सॉलिड क्या ऐसे होते हैं? इन सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड फॉर्म में किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। बट इन, अब सॉलिड फॉर्म नहीं हो रही है, किस फॉर्म में हो जाएगी? बट इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट टू कंडक्ट टू प्रोड्यूस, कुछ भी लिख सकते, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बट मोल्टेन और एक्वस स्टेट में इनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? पास हो जाती है, ठीक है। मोल्टेन स्टेट में मतलब टेम्परेचर बढ़ा दे तभी इनके आयन क्या हो जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे। अगर NaCl है, टेम्परेचर बढ़ा दे तभी ये Na+ और Cl- में टूट जाएंगे, ठीक है। ऐसे होने के कारण चार्जेस लगेंगे फ्लो होने, चार्जेस लगेंगे फ्लो के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो लगेगी होने। एक्वस स्टेट में, तो एक्वस स्टेट में कौन होते हैं आपके? वाटर होते हैं। कौन होते हैं? वाटर होता है। वाटर क्या करता है? वाटर NaCl के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है? वीक करता है। NaCl के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये क्या करता है? वीक करता है। कितना टाइम्स वीक कर देता है? 81 टाइम्स क्या करता है? वीक करता है। इसलिए वाटर की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या? डाई इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी। इसीलिए वाटर की इस प्रॉपर्टी को जानते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के नाम से। 81 टाइम्स क्या कर देता है? वीक कर देता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 81 टाइम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 81 टाइम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तब ये चार्जेस क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। जब चार्जेस फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए तो जब ये आयंस फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए तो चार्जेस क्या हो जाएंगे? कैरी करने लगेंगे। जब चार्जेस कैरी करने लगेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान से, जब चार्जेस फ्लो होने लगेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्लो होती हुई आपको क्या होगी? फेल्ट होगी, फील होगी, महसूस होगी। समझ आया? इतनी चीज आपको समझ में आई यहाँ तक? और कौन सी प्रॉपर्टी इसकी हो सकती है? अब इसकी रिएक्शन की बात कर लें, या इसकी आइसोमेरिज्म की बात कर लें। आइसोमेरिज्म तो जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किसी प्रकार का आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। आइसोमेरिज्म वही लोग शो करते हैं जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। अपने ऑर्गेनिक जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो उसमें एक चैप्टर आएगा आपको आइसोमेरिज्म। उसमें आपको बताएंगे कि आइसोमेरिज्म हमेशा कोवलेंट कंपाउंड ही शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड किसी प्रकार का आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। आपने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो, बट उनका अरेंजमेंट, उनका 3D अरेंजमेंट बोल दें या उनका स्पेशल अरेंजमेंट बोल दें, वो सब के सब क्या है? डिफरेंट हो, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं?
आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, नॉट शो, नॉट शो, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इट शोज, इट शोज आइसोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। इसको क्या करते हैं? आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म शो कैसे करते हैं? अगर केवल एक ही क्रिस्टल है, केवल अगर आप एक ही क्रिस्टल ले लो NaCl का, तो किसी प्रकार का ये आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि एक क्रिस्टल का कोई भी आपका आयनिक कंपाउंड होता है, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ये Cl माइनस ऐसे भी यहाँ पे जुड़ सकता है, Cl माइनस मन करते इस साइड से आगे जुड़ सकता है, यहाँ से क्लोरीन आगे जुड़ सकता है, यहाँ से क्लोरीन आगे जुड़ सकता है, यानी क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शन होते हैं। तो एक मोल या बोले तो एक सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल कभी भी आपका आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेगा। उसके लिए कम से कम आपके बहुत सारे आपके NaCl के क्रिस्टल होना चाहिए, तब जाके वो आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा। ठीक है, तब जाके वो आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा। आप आगे जाकर पढ़ोगे कि एक सोडियम के आयन को 6 क्लोराइड आयन क्या करते हैं? उसको घेरे हुए रहते हैं। 6 क्लोराइड आयन क्या करते हैं? उसको घेरे रहते हैं। वो आगे चल के सॉलिड स्टेट की जब केमिस्ट्री पढ़ते हो 12th में, तो उसको FCC, BCC, ठीक है, ये सेंटर क्यूब, बॉडी सेंटर, ये सारी चीजें आप उसमें देखते हो। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म इससे शो नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी रिएक्शन की बात कर लें। किसकी बात कर लें? रिएक्शन की बात कर लें। रिएक्शन की बात कर लें। रिएक्शन ऑफ आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड ले लो, तो इनकी रिएक्शन की बात करें तो इनकी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? वेरी फास्ट होती है। क्या होती है? वेरी फास्ट, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है इनकी। कैसी होती है? वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। इतना तेज रिएक्शन होती है कि इसको डिटेक्ट कर पाना या इसको समझ पाना बहुत ज़्यादा क्या होता है? कठिन होता है। ये रिएक्शन 10⁻⁶ या 10⁻8 सेकंड के अंदर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, मतलब हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है रिएक्शन। जैसे इसका कोई एग्जांपल ले लेते हो आप, जैसे NaCl ले लो, NaCl ले लो, और यहाँ पे ले लो आप AgNO3 ले लो, AgNO3 ले लो। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? आपने पढ़ा होगा ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दोनों एटम, दोनों ओर से क्या हो रहे हैं? एटम डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बना लेगा ये? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस में क्या बना लेगा? AgCl का प्रेसिपिटेट। और ये रिएक्शन कैसी है? आयनिक है। कैसी है? आयनिक रिएक्शन है। तो आयनिक रिएक्शन हमेशा क्या होती है? फास्ट होती है किसी भी रिएक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, सबसे फास्ट कौन सी रिएक्शन होती है? आयनिक रिएक्शन। अगले टर्म हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे अगर मैं मॉलिक्यूल दे दूं, जैसे NaF है, चलो एक आपसे सवाल पूछ ही लेता हूँ। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, लास्ट बस है, उसके बाद से सेशन समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे। एक क्वेश्चन करके जाओ। जैसे पूछ दूं, विच आर मोर आयोनिक, विच आर मोर आयोनिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड मोर आयोनिक है? जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे NaF, NaCl, NaBr, NaI, NaCl, NaBr, NaI में से मोर आयोनिक कौन है? जाहिर सी बात है, आपने अभी पढ़ा था कि मेटल और नॉन मेटल ही बनाते हैं आपके आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करे और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करे? इंक्रीज करे, तो आयनिक कंपाउंड क्या होगा? वो आयनिक कंपाउंड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसमें आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो कैसे देखेंगे?
अब देखिए यहाँ पे जो कैटायनिक पार्ट है वो क्या है आपका, सब में सोडियम है, सोडियम सोडियम है, तो ये तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये तो इसको कंपेरिजन में लाएगा नहीं पाएगा कि सब में सोडियम बराबर कैटायनिक पार्ट। तो किस पे ध्यान दौड़ाएंगे हम लोग, फ्लोरीन पे। या फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है, आयोडीन है। क्या है, आयोडीन है। आपने पढ़ा होगा डाउन द ग्रुप, पीरियोडिक में पढ़ा होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण इनकी एटॉमिक साइज बढ़ती है। एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है। और एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। इसीलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। इसीलिए जो ट्रेंड होगा ये और ये, इन सब में से मोस्ट आयनिक कौन है आपका, सोडियम फ्लोराइड है, NaF है। ये क्या आपका मोर आयनिक है, मोर आयनिक है। और ये लगभग आपका क्या बन चुका है, कोवैलेंट। क्या बन चुका है, कोवैलेंट बन चुका है। क्या बन चुका है, कोवैलेंट। ठीक है, लगभग क्या बन चुका है, कोवैलेंट कंपाउंड बन चुका है ये Na। ठीक है। जैसे ग्रुप 1 की बात कर लें फिर, तो कौन होता है, लिथियम, LiCl बना लो, लिथियम, सोडियम NaCl, पोटेशियम सीजियम की बात करो, यहाँ तक रहे तो बस की बात करो RbCl की। तो इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें एनायन सब में सेम है, तो किस पे नजर उड़ाएंगे, कैटायन पे। किसे उड़ाएंगे, कैटायन पे। यहाँ पे कैटायन के और यहाँ पे क्या है आपका, रुबिडियम है। क्या है, रुबिडियम है। और पढ़े हो रुबिडियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, ये और ये। नीचे जाने पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बताया उन्होंने, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो आयनिक कंपाउंड वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसलिए RbCl ये क्या है आपका, इसमें मेटेलिक कैरेक्टर रुबिडियम का क्या है, सबसे ज्यादा है। और सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, लिथियम का। इसलिए मोर आयनिक क्या है आपका, RbCl, इसके बाद से KCl, NaCl, उसके बाद से LiCl। ये क्या आपका मोर आयनिक है, मोर आयोनिक है। ठीक है। और आगे जब तक पढ़ेंगे कि कोई भी बॉन्ड, जैसे कोई भी एक बॉन्ड ले लो, जैसे कोई भी एक जनरली बॉन्ड ले लो, आप NaI ले लो, चाहे कोई भी एक बॉन्ड, जैसे A और B के बीच में कोई भी बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड है, कोई भी इंटरेक्शन है, वो 100% आयनिक और कोवैलेंट नहीं होता है। इसी रूल को किसने दिया था, एक साइंटिस्ट दिया था, उसका नाम था फजांस। क्या नाम था, फजांस। तो अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे फजांस रूल। क्या पढ़ेंगे, फजांस रूल। फजान रूल से ये पता करेंगे कि किसी आयनिक बॉन्ड में कितना परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर हो सकता है। और कोवैलेंट कंपाउंडों की जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो इसमें ये पता करेंगे कि किसी कोवैलेंट बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, ये कौन बताता है, फजांस रूल। कौन बताता है, फजांस रूल। अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी। क्या पढ़ना है हमको, अगला वीडियो जो हमारा बेस्ट होगा वो लैटिस एनर्जी और फजांस रूल पर मेनली बेस्ट होगा, मेनली फोकस रहेगा लैटिस एनर्जी और फजांस रूल पे। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके कंडीशन, ये सारी चीजें और इन पे बेस्ट प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स सब कराने वाला हूँ। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप वीडियो को लेक्चर वाइज पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए, एक भी आपको परेशानी नहीं होगा, एक भी मिस कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।